जय हिंद मेरे साथियों। बायोलॉजी की फाउंडेशन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आई होप, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपने आने वाले एसएससी रेलवे के एग्जामों को टारगेट करते हुए आप अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के जोर शोर में हम आपके साथ एक बेहतरीन बायोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगी। बेहतरीन कंटेंट के साथ बेहतरीन क्लास। आइए बिना टाइम गवाए हुए क्लास पर चलते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम आगे चलेंगे तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट्स। श्वसन दर क्या होती है, सुनिए। श्वसन दर क्या होता है, देखो। 1 मिनट में किए गए ब्रीथिंग की संख्या को श्वसन दर कहा जाता है। श्वसन दर कहा जाता है रेस्पिरेटरी रेट। ये कभी कभी आर भी लिखा हुआ आ जाता है इसका, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। श्वसन दर कहा जाता है। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं इसमें। श्वसन दर का मान गुस्सा, श्वसन दर का मान गुस्सा, डर, उत्तेजना या ऊंचाई पर चढ़ने से बढ़ जाता है। देखिए, इसका जो श्वसन दर है, आपकी जो रेस्पिरेट, 1 मिनट में आप जितनी बार सांस ले पाते हैं ऐसे करके, लगभग इसकी जो संख्या है वो आपकी मिनिमम 16 से 18 बार हम जो सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, उसी को कहते हैं श्वसन दर। ठीक है भाई, चलिए आगे। अच्छा, नींद में यही श्वसन दर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, यही लिख लो चाहे तो आप। नींद में श्वसन दर कम हो जाती है। श्वसन दर कम हो जाती है। चलिए आगे। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार ब्रीथिंग करता है। मतलब सांस लेना और छोड़ना दोनों की प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, जबकि नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु 1 मिनट में 29 से 32 बार ब्रीथिंग करता है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया आपके में। यही है श्वसन दर रेट, यही है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर उत्तेजनाएं हों, या फिर हम किसी से डर रहे हों भाई, या फिर
आपको कोई और दिक्कत हो, जैसे इसमें आपकी ऊंचाई पे चढ़ने की बातें भी कही गई हैं, तो वहां पर ऐसी चीजें हो जाते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए आप रात में कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको कुछ ऐसा दिख गया जिससे आपको डर लग गया, तो उस समय आपकी श्वसन दर है, जो श्वसन रेट है, वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैं रफ करता हूं। आगे हम चर्चा करेंगे फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है वो देखिए। देखिए वायु का वह आयतन जिसे फेफड़े ग्रहण या बाहर निकाल सकते हैं, उसे कुल क्षमता कहते हैं। यानी जो फेफड़े जितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उनकी क्षमता कहते हैं। ठीक है भाई। और ये क्षमता वायु कहाँ स्टोर हो रही होगी आपसे पूछा जाए तो एल्वियोलिस में। कहाँ स्टोर होती है? वायु कोश या कूपिका। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का मनुष्य की क्षमता, स्वस्थ मनुष्य की क्षमता 6000 ml होती है। ठीक है। तथा देखिए जो खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स, खिलाड़ियों की यह क्षमता अधिक होती है। खिलाड़ियों की यह क्षमता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसलिए आप भले ही खिलाड़ी नहीं है, आप फिर भी पर डे रनिंग करिए, योगा करिए, या फिर दिन में अगर मौका मिलता है तो आप ऐसा कोई भी खेल खेल सकते हैं जिसमें शरीर को एनर्जी या शरीर की भागदौड़ होती रहे। उससे आपको शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा, हर चीज बेस्ट हो जाएगी उससे। ठीक है। चलिए आपकी समझ में आ गया। चलिए एक पॉइंट और लिखिए। हवा के अंदर जाने और बाहर आने वाले आयतन को ज्वारीय आयतन कहा जाता है। ज्वारीय आयतन कहा जाता है। यानी जितना हम एक बार में हवा लेते हैं भाई, हवा को तोलेंगे तो वो किसमें, एक तरह से आयतन में ही तोली जाएगी, तो उसी हिसाब से उतने को लेते हैं, उसे ज्वारीय आयतन कहते हैं। अब देखो कुछ बेहतरीन पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रहा हूं कि उनको ऊपर ही लिखाऊं, इसको मिटा के अलग से, ताकि आप उनको अच्छी तरह समझें, क्योंकि वो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है। देखो
मान लीजिए हम पानी में अधिक गहराई पर जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाना पड़ेगा? हीलियम। हीलियम H2 नहीं He ले जानी पड़ेगी। ठीक है भाई। अच्छा, कम गहराई में जाते हैं अगर तो मैं कहूं पानी में कम गहराई में जाने पर हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ले या प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, जो स्क्रू डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, अगर उनको ज्यादा गहराई में जाना हो तो वो अपने पीछे जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भरी होती है। अगर वो कम ही जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पानी का समुद्री जहाज है, उसके नीचे कोई खराबी आ गई, वहीं तक जाना है, तो वहां हीलियम की जगह नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन होती है, यही जो है, देखिए आगे लिखें, नाइट्रोजन के प्रयोग से गोताखोर के बाहर निकलने पर त्वचा में दर्द होता है। त्वचा में दर्द होता है। ठीक है भाई, इससे क्या होता है? त्वचा में दर्द होता है। चलिए आगे देखिए, जो अस्पताल होते हैं, अरे यार, अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में, अस्पताल में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में अधिक दाब पर हीलियम तथा कम दाब पर, अधिक दाब पर हीलियम तथा कम दाब पर किसका? अधिक दाब पर हीलियम तथा कम दाब पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे एक स्वस्थ मनुष्य का कुल आयतन 500 ml होता है। ठीक है, कुल आयतन कितना होता है भाई? तो 500 ml होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो 500 ml है, अब इसी से बारे में मैं 2-3 पॉइंट आपको बढ़िया लिखाऊंगा, ये आपको याद हो गए होंगे और बार बार इनको देख लेना, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट है ये। देखो, हेडिंग है हमारी एल्वेओलर एयर।
एल्वेओलर एयर। देखिए कुल आयतन का वह भाग जो वायु कोश यानी एल्वेओली में चला जाता है, एल्वेओली में चला जाता है। हवा का यही आयतन चला जाता है, यही आयतन गैसों के विनिमय में भाग लेता है। गैसों के विनिमय में भाग यानी गैसों को इधर उधर ट्रांसफर करने में क्या लेता है, भाग लेता है। यह कुल होता है कितना, 350 ml। ठीक है, चलिए आगे देखो। यदि शुद्ध ऑक्सीजन को अधिक दाब पर श्वसन के लिए अधिक दाब पर श्वसन में प्रयोग किया जाए तब यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिस कारण से दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की स्थिति कब आती है, अब उसी को देखेंगे। उसे कहते हैं डेड एयर। डेड एयर एक्चुअल में ये कौन सी हवा होती है, कुल आयतन का जो भाग, देखिए कुल आयतन का जो भाग हवा की नली में बिना उपयोग के पड़ी रह जाती है, उसे डेड एयर कहते हैं। उसे डेड एयर कहते हैं। देखिए डेड एयर होती कितनी है, मैंने बताया था मनुष्य के कुल आयतन कितना होता है, 500 ml, लेकिन मानव को चाहिए कितना, 350 ml। दोनों को घटाया तो बचा कितना, 150 ml। ये 150 ml कहाँ भरा रह जाएगा, नलियों में। भाई यही कहाँ भरा रह जाएगा,
नलियों में जो किसका कार्य करेगा भाई, मृत्यु का कार्य करेगा। ठीक है, देखिए आपका ये मानिए भाई ओवरऑल श्वसन तंत्र हुआ कंप्लीट। इससे ज्यादा कहीं भी किसी भी टीचर्स पर फैक्ट्स मिल जाए तो ये मेरा दावा है, बहुत ये मान लीजिए बहुत मेहनत के साथ कई बुक्स, कई बड़े बड़े शिक्षकों के नोट्स सबको मिलाकर एक बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। मैं पढ़ाने में बिल्कुल जायज है नया हूं, लेकिन नोट्स व पॉइंट्स में कमी नहीं आएगी। रही बात पढ़ाने की, तो धीरे धीरे हर बड़े आदमी को या बड़े शिक्षक को भी वहीं से गुजरना होता है जहां से आज हम गुजर रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आप पॉइंट्स मिलाते रहिए। बुक्स वगैरह में आपको ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। ठीक है भाई, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे हम, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे हम आपका परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मिनिमम 7-8 क्लास तो कम से कम हो ही जाएंगी, लेकिन इससे परवाह नहीं है, बेहतरीन पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।